और अब बात हम यूपी की कर रहे हैं। जी हाँ, ये तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आपको संघ और योगी आदित्यनाथ दोनों नजर आ रहे हैं। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि अब यूपी में संघ की एंट्री हो गई है, लेकिन सवाल यही है कि क्या अब यूपी में संघ जिताएगा योगी आदित्यनाथ को? क्या संघ पूरी तैयारी कर रहा है कि यूपी में अगले साल पूरी तरीके से सत्ता वापसी हो योगी आदित्यनाथ की? अब संघ के सूत्र पर चल पड़ी है बीजेपी। जी हाँ, संघ ने कुछ सूत्र तैयार किए हैं, कुछ मुद्दे तैयार किए हैं, जिसके आधार पर संघ अब चुनावी मैदान में उतरेगा। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक्टिव हो गया है। आरएसएस ने यूपी सरकार के कामकाज की समीक्षा करने और तालमेल बिठाने के लिए लखनऊ में 2 दिन की बैठक शुरू कर दी है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद संघ पदाधिकारियों के सामने पेश होंगे। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले और सर कार्यवाह अरुण कुमार के सामने योगी आदित्यनाथ अपने 4.5 साल के कामकाज का ब्यौरा देंगे। इसके अलावा संगठन, सरकार और संघ के बीच तालमेल के बारे में भी बताएंगे। इस बैठक को कोऑर्डिनेशन मीटिंग का नाम दिया गया है। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए संघ ने 2 सूत्र में तैयारी कर रखी है। इनमें पहला यह है कि चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बड़े हिंदुत्व के चेहरे के रूप में पेश किया जाएगा। दूसरा, अयोध्या में राम मंदिर, अनुच्छेद 370, जनसंख्या नियंत्रण, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। कितना कामयाब होगा संघ का ये फॉर्मूला? इसी पर आज हम बहस करेंगे कि आखिर क्या इन्हीं फॉर्मूले पर बीजेपी और संघ चुनावी मैदान में उतरेगा? क्या 370, हिंदूवाद, राष्ट्रवाद, 370, क्या यही मुद्दे अब यूपी में बचे हैं, या फिर कोई और भी मुद्दों पर संघ और बीजेपी चलेगी? आपको बता दें, संघ पूरी तैयारी में है कि अगले साल बीजेपी की सत्ता वापसी हो, योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन विपक्षी पार्टियों की बात करें तो विपक्षी पार्टियों ने भी अपनी तैयारी कर ली है, अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी भी अब यूपी के चुनावी मैदान में उतर गई है। आपको बता दें, अगले महीने अगस्त से योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी यूपी दौरे पर है। यूपी के गांवों में पहुंचेगी प्रियंका गांधी और तमाम उन लोगों से मिलेगी, तमाम उन नेताओं से मिलेगी जो नाराज चल रहे हैं पार्टी से। वही बात करें तो अखिलेश यादव भी लगातार यूपी में लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और बीजेपी की नाकामियां गिना रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अब बीजेपी के साथ संघ आ गया है और संघ राष्ट्रवाद, हिंदूवाद, 370, जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे तमाम वो राष्ट्रीय मुद्दे रखेगा जनता के बीच। और चलिए आज की बहस उसी पर करेंगे कि आखिर इन मुद्दों के साथ यदि बीजेपी उतरी है, संघ के सूत्रों के साथ बीजेपी उतरी है, तो क्या फतेह हासिल होगी बीजेपी को? कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे एक बार आपका परिचय करवा देते हैं। बीजेपी से पक्ष रखेंगे आकाश रॉय जी हमारे साथ, कांग्रेस से पक्ष रखेंगे मथुरा दत्त जोशी जी, पूर्व विधायक सपा से हमारे साथ पक्ष रखेंगे उदयराज सिंह, और राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे कमेंट ले लेते हैं। आकाश जी, बात करें तो अब संघ और बीजेपी दोनों मिलकर काम कर रही है। संघ अब यूपी के चुनावी मैदान में उतर गई है। 2 सूत्र तैयार किए हैं कि बीजेपी को कैसे जिताना है। राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, हिंदुत्व के तौर पर योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा, जनसंख्या नियंत्रण, 370, ये तमाम तरह के मुद्दों को लेकर, तमाम तरह के सूत्रों को लेकर अब संघ यूपी के चुनावी मैदान में उतरा है। लेकिन सवाल यही है कि क्या यही राष्ट्रीय मुद्दे बचे हैं बीजेपी के पास, या फिर कोई और भी मुद्दे हैं यूपी के लिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अलग संगठन है और संघ का काम करने का तरीका अपना अलग है, उसकी कार्यप्रणाली अलग है और बैठकों का दौर हमेशा चलता रहता है। अब अगर संघ की बैठकें चल रही हैं तो मीडिया के लोग और विपक्ष के लोग अपना कयास लगाते रहते हैं, लेकिन संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों अलग अलग संगठन है। संघ कभी राजनीति नहीं करता है और न ही वो किसी राजनीतिक प्रचार प्रसार का हिस्सा होता है। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हम लोग कमर कस चुके हैं और हमारा जो मेन फोकस है
हमने जो 4.5 सालों में योगी जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं, जो विकास के हमने काम किए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में जो केंद्र की सरकार ने काम किए हैं, उन कामों के लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और उसी मुद्दे पे चुनाव होगा। बाकी मीडिया अपने तरीके से आकलन कर सकता है, आप लोग कयास लगा सकते हैं, उससे हमें कोई समस्या नहीं है। राष्ट्रवाद मुद्दा, 370 मुद्दा, ये तो हमेशा से ही बीजेपी का रहा है आकाश जी, तो उसमें हमने कयास नहीं लगाए। चलिए, उदय राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सपा से पक्ष रखने के लिए। आकाश जी आपके पास आ रही हूँ मैं। जी आ रही हूँ आपके पास, हमारे पास समय है। 370 की जहां तक बात है, राष्ट्रवाद की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा थे और हमने उस मुद्दे को खत्म किया। 370 धारा हमने शुरू से, जब जनसंघ बना तब से हम कहते थे कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। और जब हमें मौका मिला, जनता ने, इस देश की जनता ने हमें मौका दिया, फुल फ्लेज में हमारी सरकार आई, हमने 370 को खत्म किया। तो चलिए आकाश जी आपके पास आ रही हूँ मैं, लेकिन उदय राज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक, सपा से पक्ष रखने के लिए, उनसे एक कमेंट ले लेते हैं। उदयराज जी, आपको शायद पता नहीं होगा या पता भी होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीजेपी को जिताने के लिए अब संघ ने सूत्र तैयार किए हैं। सबसे पहला सूत्र कि योगी आदित्यनाथ को बड़े हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उतार रहे हैं यूपी में, और दूसरा सूत्र यह है कि 370 जो धारा है उसको मुद्दा बनाया गया है, राम मंदिर को मुद्दा बनाया गया है, जनसंख्या नियंत्रण को मुद्दा बनाया गया है। तो आपको क्या लगता है, इन सूत्रों के साथ क्या बीजेपी फतह हासिल कर पाएगी? देखिए, ऐसा है, जो बीजेपी ने, आरएसएस ने जो सूत्र अपनाए हैं, अगर हम कहें कि राम मंदिर की अगर हम बात करें तो राम मंदिर में भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान नहीं, क्योंकि इससे पहले भी इनका मुद्दा याद का नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा रहा है। और उस मुद्दे को समाप्त करने का अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार या मोदी साहब ने नहीं किया। वो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला किया है, और सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे बड़ा सर्वोच्च न्यायालय है, तो उसके फैसले को सारे लोग मानते हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी उसको मुद्दा बनावे कि हम राम मंदिर बनवा दिए हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का, जहां तक मैं समझता हूं, मैं क्या ही पूरा देश जान रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी ने उसमें कुछ नहीं किया है। वो सुप्रीम कोर्ट के फैसला जो आया है उसमें राम मंदिर वहां बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। दूसरा जो इनके और मुद्दे हैं कि योगी साहब को हिंदुत्व का बहुत बड़ा चेहरा, तो योगी साहब तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के पहले से वो बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, और इसीलिए जब भी कोई चुनाव नजदीक आता है तो वो हिंदूवाद का नारा देते हैं, उसके बाद सारे वो भूल जाते हैं। फिर कुछ लोगों तक, मतलब आपको ये लगता है कि ये जो चेहरा हिंदुत्ववादी है ये सिर्फ चुनाव के समय याद आता है, उसके अलावा भूल जाते हैं? नहीं, उसके आप सब देखिए, आप सारे लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि इनको हिंदू, मुस्लिम, ये सारी चीजें इनको याद आती जब कोई चुनाव होता है। अभी 4.5 साल बीत गए, इन्होंने जो 22 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ये वही मुद्दा फिर उभारने का काम कर रहे हैं। अभी तक 4.5 साल में इनको कहीं पर आतंकवादी नहीं दिखाई पड़े, लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया, आपने देखा होगा कि लखनऊ में बता दिया कि आतंकवादी आ गए। चलिए, इस तरीके के इनके मुद्दे जो है, इनके पास कोई काम तो बचा नहीं, ना विकास से कोई मतलब। चलिए उदय जी, मैं आकाश जी से पूछूंगी कि आखिर चुनाव आते आते ये मुद्दे क्यों याद आने लगते हैं, लेकिन एक बात तो मैं सभी पार्टी के नेताओं से कहना चाहूंगी कि चुनाव आते आते ही सभी पार्टियों को बीजेपी ने जो नहीं किया है, जो विकास नहीं किया, वो बीजेपी के कामकाज याद आने लगते हैं। चलिए, मथुरा दत्त जोशी जी की ओर रुख करूंगी, कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए। मथुरा जी, मैंने कुछ सूत्र आपको बताए हैं, शायद आपको नहीं पता होगा, या पता भी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूत्र तैयार किए हैं। राष्ट्रवाद का मुद्दा, अयोध्या मंदिर का मुद्दा हो, 370 का हो, जनसंख्या नियंत्रण का हो, आपको लगता है इन मुद्दों के साथ बीजेपी फतेह हासिल कर पाएगी यूपी में? मुद्दे तय हुए हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे पहले भी रहे हैं और अगले चुनाव में भी ये मुद्दे रहेंगे। अभी मेरे एक मित्र कह रहे थे कि आरएसएस राजनीतिक पार्टी नहीं है या राजनीतिक संगठन नहीं है, वो सामाजिक संगठन है और उसका चुनाव में कोई योगदान नहीं रखता है।
मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से और दावे के साथ बताना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आज सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता अगर आज सत्ता का लाभ उठा रहा है तो वो आरएसएस की मेहरबानी है और आरएसएस की मेहरबानी से ये लोग सत्ता में हैं। अगर आरएसएस कल भारतीय जनता पार्टी से हाथ खींच ले तो भारतीय जनता पार्टी कभी जीवन में सत्ता में नहीं आ पाएगी, न सत्ता का मुंह देख पाएगी, न कभी कल्पना भी नहीं कर सकती वो सत्ता में आए। और सत्ता के पीछे जो रिमोट कंट्रोल का काम है वो आरएसएस है और आरएसएस ही इनको चलाता है। तो आपको अपने लगता है स्तर कि से- आरएसएस के बिना बीजेपी जीत पाएगी? बिल्कुल नहीं जीत पाएगी, आरएसएस के बिना कतई नहीं जीत पाएगी। और ये कहने की बात है, ये कितना ही कह लें कि हम सत्ता से अलग सत्ता में उपयोग उसका आरएसएस का नहीं करते हैं, लेकिन आरएसएस ही सत्ता में इनको लाने का काम करता है। मैंने जैसे पहले कहा कि अगर आरएसएस इनके लिए काम न करे तो ये जीवन में कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगे, इनकी पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ पाएगी। मथुरा जी, उत्तर आपकी प्रदेश में बातों विकास- से और कांग्रेस की बातों से एक चीज मुझे समझ में आती है, आरएसएस आपके निशाने पर हमेशा रहती है और आपकी भाषा इमरान खान जी बोलते हैं। चलिए नहीं, हम देखिए ये आप गलत कर रही हैं, गलत आप कर रही हैं। नहीं, गलत नहीं कह रही हूँ मथुरा जी, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रही हूँ। बिल्कुल गलत कह रही है। 370 बहाल करने की बात दिग्विजय सिंह ने कही थी, पूर्व मुख्यमंत्री ने, और वही बात इमरान खान ने बात कही। सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए प्लीज। ऐसा इतना बड़ा अन्याय मत करिए हम पर आप। और देखिए हम इमरान की भाषा बोलते हैं न हम किसी दूसरे की भाषा बोलते हैं, हम अपनी भाषा बोलते हैं। हमारा जो दृष्टिकोण आरएसएस के बारे में सन 52 में था, सन 25 में था, वही आज भी है, सन 22 में भी रहेगा, सन 21 में भी रहेगा। चलिए, प्रमोद गोस्वामी जी की ओर रुक कर रही हूँ। मथुरा जी, आपके पास भी मैं आऊंगी, लेकिन प्रमोद गोस्वामी हमारे साथ। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है, आरएसएस के दम पर ही ये सारा खेल करती है। और जितना भी खेल होता है, राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो चाहे षड्यंत्र हो, वो सारे उसमें सारी भूमिका आरएसएस की रहती है। चलिए, प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे कमेंट ले लेती हूँ। प्रमोद जी, क्या लगता है बीजेपी और संघ का जो तालमेल है वो क्या 2022 में सत्ता वापसी करवा पाएगा बीजेपी की? नहीं, देखिए, जो अभी हमारे पूर्व वक्ता ये बात कह रहे थे कि ये उस बात से एक बात तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों का एक अटूट रिश्ता है। हाँ, ये बात ठीक है कि वो एक सामाजिक संस्था है, एक सांस्कृतिक संस्था है, वो पॉलिटिक्स में नहीं है। भारतीय उसका एक विंग पॉलिटिक्स में है जो भारतीय जनता पार्टी है। उसके कई हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है, विश्व हिंदू परिषद भी है, और किसानों से भी जुड़े संगठन हैं, सांस्कृतिक संगठन भी, वो उसके नाना प्रकार के कई हैं। उसमें से पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए भारतीय जनता पार्टी है और वो नोन है और सबकी जानकारी में है। ये बात भी सच है कि उसमें कोई भी विमर्श होता है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी निर्णय करती है वो संघ को विश्वास में लेके या संघ के परामर्श से करती है, ये बात भी सच है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि अगर मान लीजिए आपके परिवार के लोग, आप खड़े हैं तो आपके परिवार के लोग आपका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा? तो वो तो उसी विंग से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी और संघ या बीएचपी या विश्व हिंदू परिषद, ये सारे लोग। तो अब उसमें कहें कि विश्व हिंदू परिषद तो वो धार्मिक है, ये सामाजिक है, ये राजनीतिक है, तो ये अपने अपने सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक आधार पर उनके अपने संगठन बने हुए हैं, लेकिन वो है एक ही। इसमें तो कहीं कोई शक शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। जहां तक इसकी बात है तो जितने भी चुनाव हुए हैं, ये बात सही है कि संघ की अपनी एक ताकत है, संघ के अपने स्वयंसेवक हैं जो पूरी तरीके से जब लगते हैं और पूरे देश में, तो उसका कहीं ना कहीं उसका लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को मिलता ही और मिलेगा ही, और उसको देना भी चाहिए। इसमें कोई, मैं बुराई भी नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई है। तो इसलिए जो भी 22 का चुनाव होगा, लेकिन एक कमेंट मैं आपसे लेना चाह रही हूँ, बहुत ही कम शब्दों में जल्दी से जवाब दीजिएगा कि क्या हिंदुत्व ही एक मुद्दा बचा है? विकास के सारे मुद्दे गौड़ हो गए यूपी से? देखिए, इसके सिर्फ दो चीजें हैं। एक तरफ तुष्टीकरण की राजनीति है, तो फिर उसके जवाब में ये हिंदुत्व का एक मुद्दा है। अगर ये तुष्टीकरण नहीं होता
मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे संघ या चाहे कोई भी होता, ये भारतीय जनता पार्टी को आज पूरे देश में स्थापित करने में देश की तुष्टीकरण की राजनीति, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, उसकी जो तुष्टीकरण की राजनीति रही है उसकी उत्पत्ति भारतीय जनता पार्टी है। और पूरे देश में जो छा गई है वो तुष्टीकरण नीति के विरोध में, जहाँ तक मेरा अपना है या जो लोगों के विचार हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके सवालों के जवाब मैं उदयराज जी से लेना चाहूंगी। उदयराज जी, आपसे कमेंट लेना चाह रही हूँ, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अब क्या लड़ाई तुष्टीकरण बनाम हिंदुत्व की हो गई है? जी नहीं, तुष्टीकरण चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, तुष्टीकरण की राजनीति तो केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि अगर ये कहीं विकास किए होते 4.5 साल में इस प्रदेश में, कहीं मेडिकल कॉलेज बनाए होते, कहीं डिग्री कॉलेज बनाए होते, कहीं यूनिवर्सिटी बनाए होते, कहीं किसानों की समस्याओं पर ध्यान दिया होता, ये तमाम सवाल ऐसे हैं, कहीं नौजवानों के रोजगार देने का काम किया होता, तो शायद ये विकास के नाम पर चुनाव लड़ने की बात करते। क्योंकि 4.5 वर्षों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बैठे हुए लोगों ने केवल इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। और इतना ही नहीं, चाहे वो किसान हो, पूरे देश में किसान बड़े पैमाने पर आंदोलनरत है, तो इनके काम ऐसे रहे हैं कि आज कोई भी चाहे वो नौजवान हो रोजगार दे नहीं पाए, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसीलिए जो इनका पुराना मुद्दा रहा। लेकिन सर एक चलिए, आप कह रहे ना तुष्टीकरण की कोई राजनीति नहीं, तो फिर ये हिंदुत्व का मुद्दा उठाएंगे ही जब विकास नहीं किया। तो आपसे कमेंट लेना चाह रही हूँ, जल्दी से जवाब दीजिएगा, मुझे आकाश जी की ओर रुख करना है। अखिलेश यादव ने अलकायदा के आतंकियों की गिरफ्तारी के खिलाफ सवाल उठाए, तो ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? ऐसा है, अखिलेश जी ने आतंकवादियों के खिलाफ, किसी को ऐसे आतंकवादी, अखिलेश जी ने कब सवाल उठाया आतंकवादियों की गिरफ्तारी के खिलाफ? मैं तो एक चीज कहता हूँ, 4.5 साल ये कहा था ना अखिलेश ने कि न तो सरकार पर विश्वास है और न ही पुलिस पर, ये कहा था अखिलेश यादव। बिल्कुल सरकार पे इसलिए विश्वास नहीं और न ही इस प्रदेश के पुलिस पर विश्वास है कि जिस तरीके से नंगानाच अभी इन्होंने पंचायत चुनाव में किया है, तो इन पर विश्वास कौन करेगा? न सरकार पे हम लोग विश्वास कर सकते हैं और न ही प्रदेश में जो वर्तमान सरकार के समय में जो पुलिस काम रही, जिनको जिम्मेदारियां सौंपी गई, इन लोगों ने केवल गुंडाई कराने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया है। और ये हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा हर चुनाव में केवल इसीलिए उठाते हैं। मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो आपके उसमें डिबेट में बैठे हैं, कि वो एक चीज बता दें, लखनऊ राजधानी है आपके उत्तर प्रदेश, सारे लोगों की निगाहें राजधानी पे होती हैं। 4.5 साल के अंदर क्या जनता की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक भी कहीं मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया है? चलिए आकाश जी जल्दी से जवाब दीजिए, मुझे मथुरा जी की और भी रुक करना। आकाश जी जल्दी से जवाब दीजिए, आपने सुना होगा, मथुरा जी को भी सुना है, उदय जी को भी सुना है, जल्दी से जवाब दीजिए। नहीं, सबसे पहले तो ये जो बात कर रहे हैं आतंकवादियों की, तो जिन लोगों ने आतंकवादियों पर से केस हटाने का काम किया, उनसे और क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये उत्तर प्रदेश की जनता इनका चाल चरित्र और चेहरा भली भांति जानती है। ये तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, राम भक्तों पे गोलियां ये चलवाते हैं, मुजफ्फरनगर दंगे के आरोपियों को हेलीकॉप्टर में बैठा के मुख्यमंत्री आवास बुलाने का काम इनके मंत्री करते हैं, और ये बता रहे हैं कि हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, गाँव गाँव कब्रिस्तानों की बाउंड्री ये करवाते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते। एक समुदाय विशेष के लिए अलग से योजनाएं लेके आते हैं, ये तुष्टीकरण नहीं है तो और क्या है? अखिलेश यादव जी, आप सोचिए कि जब अभी वैक्सीन की बात हुई, इन्होंने वैक्सीन पे सवाल उठाया, उसके बाद जब मुलायम सिंह यादव जी जाके खुद वैक्सीन लगवाते हैं, तो उसके बाद अखिलेश यादव जाते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं, कहते हैं नहीं ये भारत सरकार की वैक्सीन नहीं, ये वैज्ञानिकों ने बनाया है। तो वैज्ञानिकों ने जो वैक्सीन बनाई वो भारत सरकार के लिए ही बनाई है, भारत के लोगों के लिए ही बनाई है, और जो भारत की सरकार है वो समूचे 135 करोड़ लोगों के लिए है, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए नहीं है। इसलिए ये बात करना, ये एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आतंकियों की गिरफ्तारी हुई तो अखिलेश जी ने ऐसा क्यों कहा कि पुलिस पर भी भरोसा नहीं और सरकार पर भी नहीं? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो लोग आतंकवादियों पर से केस उठाने का काम करते थे, जो केस हटाने का काम करते थे, इनको कुछ परसेंटेज वोटों के लिए ये आतंकवादियों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, और इस बार आप देखिएगा कि इस बार ये लोग 50 सीटें नहीं जीत पाएंगे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इस प्रकार की राजनीति कभी इस देश में नहीं हुई कि आतंकवादियों के साथ विपक्ष के लोग खड़े हो जाएं। ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी घोर निंदा के साथ
साथ साथ आम जनमानस में इससे रोष व्याप्त है। तो आपको ये लगता है कि ये लोग तुष्टीकरण करते हैं तो फिर आप लोगों को हिंदुत्व का मुद्दा उठाना पड़ता है? नहीं, निश्चित रूप से अगर आप 20% की आबादी के लिए आप हो हल्ला मचाएंगे तो बहुसंख्यकों की आवाज कौन बनेगा? अगर हम बहुसंख्यकों की बात करते हैं तो उसमें क्या बुराई है? हमने तो कभी नहीं मुसलमानों के विरोध में कोई बात करी। हम बहुसंख्यकों की अगर बात करना चाहते हैं, ये जातियों को तोड़ तोड़ के, यादव को, दलित को, अगड़े को, पिछड़े को, तो ये सर आपको ये तुष्टीकरण लगता नहीं है है कि तो क्या विकास है? की कोई मुद्दे नहीं बचे? अब ये लड़ाई सिर्फ हिंदुत्व नहीं, पर, निश्चित तुष्टीकरण पर आकर ही टिक गई है? वागीशा जी, मैंने चलिए अपने मथुरा जी से वक्तव्य के कमेंट लेती हूँ। मथुरा जी, अभी आप कह रहे थे तुष्टीकरण हम नहीं करते मैं 1 हैं। मिनट लूंगा, मैं 1 मिनट लूंगा, मेरी बात पूरी हो जाए। जी। मैंने अपने वक्तव्य के शुरुआत में ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 7 सालों में जो विकास के काम हुए हैं, हम विकास के मुद्दे तो पर उदय चुनाव जी तो लड़ने बोल रहे हैं कि कोई जाएंगे। विकास ही नहीं हुआ, इनके पास कुछ बोलने के लिए बचा नहीं, तो ये लोग अयोध्या, राम मंदिर, धारा 370 जैसे मुद्दे उठा रहे हैं। ये 6 महीना इंतजार करें, जनता इनका जवाब देगी। इनका जवाब देना मैं उचित नहीं मानता। इनको जवाब जनता खुद देगी कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। आप पूरे पूर्वांचल में आके देखिए, विकास कौन सा हुआ है? मैं कह तो रहा हूँ विकास क्या होता है। पूरे पूर्वांचल में आप उठा के देखिए, योगी आदित्यनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने उसके पहले एक भी 4 लेन की सड़क इधर किसी भी जिले में नहीं होती थी। आज पूरे पूर्वांचल में आप चले जाइए, कोई ऐसा जिला नहीं मिलेगा जहां आपको 4 लेन की सड़कें नहीं मिलेगी। विकास ये होता है। आज हम जितने भी गांव है उत्तर प्रदेश में, हर गांव को 18 घंटे बिजली देने का काम कर रहे हैं। ये विकास होता है। हम इस प्रकार से विकास नहीं करते कि हम जहां चुनाव जीत गए वहां बिजली देंगे, जहां हार गए वहां बिजली काट देंगे। तरफदारी करते हैं, आरोप तो ये भी है बीजेपी पर। क्या आरोप है बीजेपी पे? कि आतंकियों की तरफदारी करते हैं। कांग्रेस का कहना है कि दिखता कुछ और है, असल में होता कुछ और है। अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इनके नेता दिग्विजय सिंह कहते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो धारा 370 हटा देंगे, और ये बात करते हैं आतंकवादियों के साथ कौन खड़ा होता है, बाटला हाउस कांड में कौन रोते हैं, किसके आंसू बहते हैं, ये भी देश जानता है। एक सेकंड मथुरा जी की और रुक कर। मथुरा जी, आपने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति हम नहीं करते, तो फिर बाटला हाउस पर सोनिया गांधी क्यों रोई? ये आकाश जी भी कह रहे हैं, यही सवाल मेरा आपसे। देखिए, आप लोगों के जितने भी आरोप हैं ये बड़े बेबुनियाद आरोप हैं और मुझे बड़ी हंसी आती है। आप एंकर की भूमिका में हैं, मैं बड़े विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा। मैंने लगाया नहीं था आपके ऊपर। मथुरा जी, अभी आकाश जी ने कहा, ये बात आपने सुना है? आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो बड़ा अन्याय बिल्कुल बने। मेरी कहिए आप, बात लेकिन आप जवाब दीजिए आकाश जी की बात का। बाटला हाउस पर क्यों रोई सोनिया गांधी? दे रहा हूँ जी। मुझे हंसी इतनी बड़ी आती है कि बाटला हाउस में जो आपकी गलत कहीं सोनिया जी ने कभी कुछ नहीं कहा। सोनिया जी तो इनके लिए इतनी बड़ा फूबिया हो गई है कि मैं कह नहीं सकता। सलमान खुर्शीद ने फोटो दिखाई और कहा कि सोनिया रो पड़ी। महाराज जी, आप जरा सुन लीजिए ना। कौन कहिए मथुरा जी, उसके बाद में बोलती हूँ। आप कहिए, सवाल फिर करिएगा, जरा मेरी बात पूरी होने दीजिए महाराज। कहिए। मैं नहीं तो हमको छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं छुपका नहीं देता हूँ। मथुरा जी, आपको बोलने कहा कि इसलिए बुलाया, आप कहिए। आप बार क्यों टोक रही है? फिर भाई मेहरबानी करिए। बिल्कुल मैं तो बड़ी विनम्रता के साथ बोलता हूँ, आप लोग टोक देंगे, हमारा तारतम्य भी खत्म हो जाता है। हम इतनी देर में सोच के रखते हैं जवाब क्या देना है। जल्दी से जवाब दीजिए आकाश जी, इंतजार कर रहे हैं। मैं भाजपा को आतंकवाद में बोलने का अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कंधार में आतंकवादियों को किसने छोड़ा था भाई? कौन गया था? एक बात। दूसरी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में आज ये कह रहे हैं कि हम 370 खत्म कर दी। हमने उसका भी स्वागत किया। अच्छा किया आपने 370 खत्म कर दी। एक मुद्दे में आपने कम से कम राजनीति खत्म कर दी, अच्छा काम किया। हमने कहीं, कांग्रेस पार्टी ने कहीं पर भी उसकी आलोचना नहीं की, न उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने कोई बात कही। अगर दिग्विजय सिंह जी ने कोई बात कही होगी तो अपनी बात होगी दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल स्पष्ट, हमारे नेता न राहुल गांधी जी ने कुछ कहा न सोनिया जी ने कुछ कहा। एक बात, ये वही भारतीय जनता पार्टी थी जो सत्ता प्राप्ति के लिए जिसने मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के साथ हाथ मिलाया था सत्ता प्राप्त करने के लिए। ये कहाँ बोलेंगे? इनको काम है झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना और जनता को बेवकूफ बनाना। कांग्रेस पार्टी ने न कभी आतंकवाद का समर्थन किया। आतंकवाद की भेंट कांग्रेस के नेता चढ़े हैं, भाजपा के नेता नहीं चढ़े हैं। आतंकवाद की भेंट श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस देश की धरती को अपने खून से सींचा था। राजीव जी ने अपने शरीर का सारा खून हिंदुस्तान की धरती को पिला दिया था। तब भाजपा के लोग उन्हें नहीं कहा। आकाश जी, जल्दी से जवाब दीजिए मथुरा जी की बातों का, मेरे पास समय बहुत कम है। आकाश जी,
नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि आप बताइए कि इतने सम्मानित चैनल पे बैठ के ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इनके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था जब 2019 का ये लोग चुनाव लड़ रहे थे कि हमारी सरकार अगर हमारी सरकार आएगी तो अरे आप सुन लीजिए, मैं नहीं बोल रहा था, आपके मैनिफेस्टो में था कि अगर आपकी सरकार बनेगी तो धारा 370 को आप दोबारा कायम करेंगे। आपके नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अगर आपकी सरकार आएगी तो धारा 370 वापस करेंगे। क्या बात करते हैं आप अपने ही नेताओं की बात नहीं मानते हैं। कांग्रेस से सोनिया, अरे बाटला हाउस कांड में सोनिया गांधी जी को आंसू आ जाते हैं। आपके नेता सलमान खुर्शीद जो उसमें केंद्र में मंत्री होते हैं वो ये बात करते हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ये सब रिकॉर्ड पे है, ये कोई इधर उधर की बात नहीं, ये रिकॉर्ड पे है, पूरा देश जानता है इसको। आपके गुमराह करने से लोग गुमराह होने वाले नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हैसियत 5वें नंबर की है। आप लोगों के पास 10 सीट नहीं आप जीत सकते उत्तर प्रदेश में, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप उस बात को छोड़ दो, हम एक सीट भी नहीं जीतेंगे, रहने दीजिए। कांग्रेस अपने सिद्धांतों पर काम करती है। अरे सिद्धांतों पे ऐसा कौन सा सिद्धांत है भैया कि जनता उसको नकार दे रही है। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और आपके सिद्धांत को जनता नकार दे रही है। ऐसा कौन सा सिद्धांत आप लेके चलते हैं। आप तो जम्मू कश्मीर के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से सत्ता में उससे सौदा करते हैं, मुफ्ती महबूबा से आप सौदा करते हैं। कहाँ सौदा नहीं करते? आप तो देश बेचने वाले लोग हो। आप अंग्रेजों से देश बेचने वाले लोग कौन लोग हैं? भोपाल गैस कांड में एंडरसन को कौन भगाने वाले लोग हैं? राजीव गांधी जी को आप भूल गए कि भोपाल गैस कांड में इतने लोगों का हत्यारा जो एंडरसन था उसको प्राइवेट जेट से भेजने का काम किया, आप भूल गए उसको। ये देश सब जानता है, देश की जनता सब जानती है और इसका जवाब आपको लगातार मिल रहा है। 2014 में भी मिला, 17 में भी मिला, 19 में भी मिला, 22 में भी मिलेगा। 2022 में आखिर यूपी का सिकंदर कौन होता है, कौन बैठेगा गद्दी पर? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की एक भी सीट नहीं बनेगी, लेकिन बीजेपी की कितनी बनेगी इस पर सभी की नजर है। बहुत बहुत धन्यवाद चारों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें अब संघ के सूत्र पर बीजेपी चल पड़ी है। संघ ने 2 सूत्र बनाए हैं, हिंदुत्व का चेहरा योगी आदित्यनाथ और दूसरा अयोध्या राम मंदिर, धारा 370, जनसंख्या नियंत्रण, ऐसे तमाम मुद्दे लेकर अब बीजेपी और संघ ने तालमेल बिठाया है और इसी के साथ चुनावी मैदान में बीजेपी उतरी है। तो फिलहाल चर्चा में इतना ही, जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।